वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 यानी सब डोमेन नंबर 9 सिमेट्री के एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस, यानी हमें नीचे कुछ लाइंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से आपने सेग्रीगेट करना है, अलग-अलग से हमें बताना है कि इनमें से पैरेलल लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइन कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हम लाइन की टाइप्स पढ़ लेते हैं। जो जो भी क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी हम उसी क्वेश्चन के साथ ही पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है लाइंस की, तो इसलिए सबसे पहले हमें लाइंस की टाइप्स का पता होना चाहिए कि लाइंस जो होती हैं वो कितने टाइप्स पर होती हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? टू और मोर लाइंस विच एक्सटेंड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कहा जा रहा है कि दो लाइनें हों और दोनों एक डायरेक्शन में बढ़ रही हों, यानी ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है और इसी के साथ साथ ये दूसरी लाइन भी जा रही है। टू और मोर लाइन ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम दो होनी चाहिए। टू और मोर लाइंस विच एक्सटेंड, जो कि आगे बढ़ रही हो, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, एंड रिमाइन द सेम डिस्टेंस अपार्ट, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम हो रहा हो, यानी यह नहीं है कि शुरू से डिस्टेंस ज़्यादा हो, आगे जाते हुए डिस्टेंस कम हो रहा हो इन दोनों के दरमियान, ऐसा ना हो, बल्कि शुरू में जितना डिस्टेंस हो आगे जाते हुए भी वो डिस्टेंस सेम रहे, बरकरार रहे। तो हम ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ऐसी दो लाइनें जो होंगी जिनके दरमियान सेम डिस्टेंस होगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी तो इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है ए और ए बी, इसे हमने नाम दे दिया है ए बी का, और इस दूसरी को हमने नाम दे दिया है सी डी का। तो अब हम शो कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं? तो हम क्या करेंगे, हम इसे इन दोनों लाइनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे ए बी, यानी हमने लाइन ए बी लिखा, ए बी हमने लिखा, ए बी का मतलब है कि ये लाइन है, इसके ऊपर हम एक छोटी सी लाइन भी डाल देते हैं, ये अब इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने लिखा लाइन ए बी, दरमियान में हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, यानी इस तरह की दो लाइनें लगाएंगे, एंड देन हम लिखेंगे सी डी, यानी लाइन सी डी। तो अब हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये दोनों लाइनें जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इनके दरमियान हमने ये वाला पैरेलल का जो सिंबल था वो हमने यूज़ कर दिया है। तो अब हमने लिख दिया है लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी सेकंड जो टाइप है वो है इंटरसेक्टिंग, और इसे हम नॉन पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि टू लाइंस, दो लाइनें होंगी, दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, जो कि एक सिंगल पॉइंट पर आपस में टकरा जाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लाइन है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी इसके साथ ही कुछ इस तरीके से, कुछ इस डायरेक्शन पर। अब इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन ये इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी लाइनें, ऐसी दो लाइनें जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, इंटरसेक्ट कर जाएं, तो इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर नॉन पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं। इसे भी आप नाम दे सकते हैं ए बी और सी डी का। तो इसका मतलब है कि ए बी और सी डी ने एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर दिया है एक पॉइंट पर। तो ये होती हैं इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल लाइंस। थर्ड टाइप हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? टू और मोर लाइंस, ये भी दो या दो से ज़्यादा लाइनें होंगी, दैट मीट और इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री, जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी 90 डिग्री पर, तो वो होंगी हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास दो लाइनें जा रही थी और दोनों ने एक दूसरे के, ये थी लाइन ए बी और ये थी लाइन सी डी, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया बिल्कुल 90 डिग्री पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर साइड से 90 डिग्री बन रहा है। तो ऐसी लाइन को जो एक दूसरे को क्रॉस तो कर रही हो लेकिन साथ में 90 डिग्री भी बना रही हो, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये मुख्तलिफ शेप में भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे क्रॉस में भी हो सकती हैं। बस ये होना चाहिए कि इनकी जो ये डिग्री बन रही है ये 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं।
टाइप नंबर 4 हमारे पास है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? अ लाइन दैट पासिस थ्रू टू और मोर लाइंस। एक लाइन जो एक या दो लाइन को क्रॉस करती हुई जा रही हो एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, तो वो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो लाइनें थी और ये दोनों लाइनें पैरेलल जा रही थी। इसे हम नाम भी दे देते हैं ए बी का और सी डी का। अब एक दूसरी लाइन आई और इन्होंने उस लाइन ने इस दोनों लाइनों को यूं क्रॉस करते हुए ऐसी लाइन गुजर गई। तो ये जो लाइन होगी इसे हम क्या कहेंगे? इसे नाम दे देते हैं हम पी और क्यू का। तो इस लाइन को जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती हुई गुजर गई, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ये हमारे पास होगी ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जो एंगल बनाएगी, अभी ये मुख्तलिफ एंगल्स यहाँ पर बना रही है। आप देख सकते हैं कि एक एंगल ये बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, इसी तरह ये एंगल बन रहा है, ये भी एंगल है, और इसी तरह यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ये एंगल्स बन रहे हैं। तो इन सारे एंगल्स को हम कहेंगे ये ट्रांसवर्सल एंगल्स हैं। इसके बारे में हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे पहले हम इन एंगल्स को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ इस लाइन को समझ लेना है कि कोई भी ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को क्रॉस करते हुए गुजर जाए तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन सी लाइनें हैं। तो फर्स्ट जो हमें दी गई हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। तो इसके साथ हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों हो गई पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि दो लाइनें हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस करती हुई गुजर रही हैं और 90 डिग्री भी नहीं बना रही। तो दो लाइनें जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई गुजर जाएं तो उन्हें हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर हमने इसके साथ लिख दिया है इंटरसेक्टिंग, या इसे आप नॉन पैरेलल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों नाम लिख दिए हैं, नॉन पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों आप इसे कह सकते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो लाइनें हैं और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हुई गुजर रही हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे? ये भी हमारे पास क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो यहाँ पर हमने इसके साथ लिख दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इसको आप नॉन पैरेलल भी कह सकते हैं। तो दोनों नाम यहाँ पर लिख देते हैं, नॉन पैरेलल या इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट नंबर 4 और इसमें आप देख सकते हैं कि दो लाइनें हैं, दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और दोनों एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रही। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। तो इसके साथ हमने यहाँ पर लिख दिया है पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। इसी तरह पार्ट नंबर 5 देख सकते हैं आप, इसमें दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और क्रॉस करते हुए साथ में 90 डिग्री भी बना रही हैं। तो ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए 90 डिग्री पे क्रॉस करते हुए गुजर जाएं तो इनको हम कह सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है परपेंडिकुलर लाइंस। तो ऐसे हमने परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दो लाइनें हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में भी नहीं जा रही, एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रही। तो ये कौन सी लाइन हो सकती है? हमें पता है कि ये इंटरसेक्टिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों क्रॉस नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इसलिए हम इसको जस्ट नॉन पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। तो इसके साथ हमने कह दिया है कि ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। दोनों लाइनें जो हैं ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। इसी एक्सरसाइज के हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको हमने कुछ लाइंस दिए हैं जो आप आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और इसमें से कुछ एंगल्स भी बन रहे हैं। तो उन एंगल्स को आपने फाइंड करना है कि वो एंगल्स कितने डिग्री के एंगल्स हैं, ये हमने फाइंड करना है। लेकिन फाइंड करने से पहले आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, तभी आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एंगल्स बन रही हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रही हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल की डेफिनेशन हमारे पास है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कोई सी भी दो लाइनें जा रही थी और वो एक पॉइंट पर आपस में टकरा गई, देन द अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। तो वहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो भी एंगल बनते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उन्हीं एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक दो लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन जा रही है और इन दोनों लाइनों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स बन गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये एंगल बन रहा है, इसे हम ए का नाम दे देते हैं, और एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसे हम बी का नाम दे देते हैं।
तो ए और बी जो है ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं। इसी तरह एक एंगल यहाँ पर ऊपर बन रहा है, तो इसे हमने नाम दे दिया सी का, और एक एंगल इसी के अपोजिट नीचे बन रहा है, इसे हमने नाम दे दिया डी का। तो सी और डी ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और इसी तरह एंगल ए एंड एंगल बी जो है, यानी एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स होती हैं वो दोनों सप्लीमेंट्री होती हैं। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर इस लाइन को हम लेंगे, ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक है सी और एक है बी। तो ये दोनों जो होंगी ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगी। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि अगर हम एंगल सी को प्लस कर दें एंगल बी के साथ, यानी इन दोनों को जो इस एक लाइन के ऊपर वाली साइड पर बन रही हैं, इन दोनों को हम आपस में प्लस कर दें तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए 180 डिग्री के। इसी तरह अगर इसके नीचे वाली साइड पर भी, यानी किसी भी लाइन के ऊपर नीचे जो एंगल्स बन रही होंगी वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके ऊपर हम दो एंगल्स बना देते हैं, ये दो एंगल्स इसके ऊपर बन गई, एक इस साइड की एंगल है और एक इस साइड का एंगल है। इसे हमने नाम दे दिया ए का, इसे हमने नाम दे दिया बी का। तो किसी भी लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स बनेंगी वो दोनों कितनी होगी? 180 डिग्री की होगी। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री की होनी चाहिए। इसी तरह नीचे वाली साइड पर भी हो सकता है, यानी अगर नीचे हम दो एंगल्स ड्रॉ कर दें, ये हमारे पास हो गया सी और ये हमारे पास हो गया डी, तो ये दोनों लाइनें भी सी और डी जो है ये भी सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। यानी अगर हम एंगल सी और एंगल डी को आपस में प्लस कर दें तो ये 180 डिग्री की होनी चाहिए। तो ऐसे दो एंगल्स को जिन्हें आपस में हम प्लस कर दें तो वो 180 डिग्री हो, इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें दो लाइंस दिए गए हैं जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रही होंगी। तो यहाँ पर 30 डिग्री और ए जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इसी तरह बी और सी जो है ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमने सबसे इन इन जो ये जो हमें दिए गए हैं एंगल्स, इनके फाइंड करना है कि ये कितने डिग्री के एंगल्स हैं। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। हमें एंगल ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, इसे हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एंगल डी। एंगल डी हमें दिया गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा कि हमें एंगल डी दिया गया है जो कि हमारे पास कितना है? 30 डिग्री है। अब हमें यह भी पता है कि एंगल डी और एंगल ए जो है ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। मेजरमेंट एंगल डी, यानी जो हमें एंगल डी दिया गया है वो मेजरमेंट एंगल ए, और जो हमें एंगल ए दिया गया है, यानी आसान अल्फाज में एंगल डी एंड एंगल ए जो है ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, यानी अगर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो डी हमें 30 डिग्री दिया गया है, तो ए बी हमारे पास 30 डिग्री होगा। तो इसलिए हम इसे भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि एंगल ए जो है वो भी 30 डिग्री होगा। क्यों 30 डिग्री को होगा? क्योंकि ये एंगल डी का अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अब हमें एंगल ए का पता चल गया है, एंगल ए हमने फाइंड कर लिया है जो कि हमारे पास क्या है? 30 डिग्री आ गया है। एंगल ए हमारे पास हो गया है। अब हमने एंगल बी को फाइंड करना है, इसके साथ आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। तो 30 डिग्री हमने ये फाइंड कर दिया है। अब एंगल बी और एंगल सी को हमने फाइंड करना है। तो मैंने आपको पिछले ही अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि किसी भी एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स बन रही होंगी वो दोनों होती हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी इस एक लाइन को हम ले लेते हैं, ये जो सीधी लाइन है इसके ऊपर दो एंगल्स बन रही है, एक एंगल ए बन रही है और दूसरा एंगल बी बन रही है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये इक्वल होनी चाहिए 180 डिग्री के। कैसे? हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे होंगे वो उन दोनों को अगर हम आपस में प्लस कर दें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं।
तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। अब हमें एंगल ए की वैल्यू का पता है कि जो हमने अभी अभी फाइंड की है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एंगल ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो एंगल ए की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 30 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एंगल बी को हमने सेम एज इट इज़ लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री को भी हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब फाइंड करना है हमने एंगल बी, तो हम इस 30 को भी इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे, यानी एंगल बी को हमने सेम एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर हमने एंगल बी को लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री को भी हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 30 यहाँ पर एंगल बी के साथ प्लस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो गया -30 डिग्री। 180 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 150 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है, जो कि हमारे पास कितनी है 150 डिग्री। अब हमारे पास एंगल बी भी फाइंड हो चुका है, इसे भी हम यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं, 150 डिग्री ये हमारे पास आ चुका है। अब रह गया है जस्ट एंगल सी। तो आप देख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल सी का। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल बी एंड मेजरमेंट एंगल सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी मेजरमेंट एंगल बी जो है, एंगल बी और एंगल सी जो है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि बी की जितनी वैल्यू होगी वही वैल्यू सी की भी होगी। तो यहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो है 150 डिग्री, तो हमें पता चल गया है कि एंगल सी जो है वो भी हमारे पास कितना होना चाहिए 150 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में दोनों एंगल्स सेम डिग्री के होते हैं। तो इसलिए हमने सारे एंगल्स जो थे वो फाइंड कर लिए है। एंगल डी हमें पहले से 30 दे दिया गया था, एंगल ए हमने फाइंड कर लिया है जो कि है 30 डिग्री। इसी तरह एंगल बी को हमने फाइंड कर लिया है, और एंगल बी को फाइंड करने के लिए आपको ये सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट पता होने चाहिए। यानी इसे आप आसान अल्फाज में इस तरह समझें कि ये एक सीधी लाइन थी, इसके ऊपर ये दरमियान में इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, मैं अभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं बना रहा हूँ। इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिग्री होती है वो होती है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री होती है। इसे अगर आप किसी भी तरीके से दो हिस्सों में तकसीम कर दें, लेकिन इसने 180 डिग्री ही रहना है। तो एक लाइन के ऊपर जो डिग्री होती है 180 डिग्री होती है। इसी तरह अगर इसी को हम नीचे वाली साइड पर पूरा ले आएँ तो 180 डिग्री इसके नीचे साइड पे भी होती है, और टोटल मिला के ये हमारे पास 360 डिग्री बनती है, जो कि एक सर्कल की ओवरऑल जितनी भी डिग्रीज होती हैं वो 360 डिग्री होती हैं। तो 180 ऊपर होता है और 180 नीचे होता है। इसे आप किसी भी तरफ से डिवाइड कर दें, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को किसी भी जगह से निकाल दें तो इसने 180 ही रहना होता है। तो 180 सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट है, वो हमने लगाकर एंगल बी को फाइंड कर दिया एंड लास्ट में एंगल सी को फाइंड कर दिया, और यही हमारे पास आंसर्स हैं। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने जो नेक्स्ट ये एंगल हमें दिए गए हैं ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें 120 डिग्री दिया गया है, तो ऐसे हम नाम दे देते हैं एस का, यानी ये जो हमें दिया गया है ये एस दिया गया है, ये हमने इज इक्वल टू लिखा है, इज इक्वल टू एस, यानी ये था पी क्यू आर, तो इसे हमने नाम दे दिया एस का। तो हमें एंगल एस दिया गया है, एंगल एस हमारे पास कितना है 120 डिग्री, ये हमने लिख दिया है। अब फाइंड करने हैं हमने ये बाकी एंगल्स। तो हमें पता है कि एंगल एस एंड एंगल आर जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल एस एंड एंगल आर आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल एस और एंगल आर जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। सो हमने यहाँ पर लिखना है कि अगर एंगल एस 120 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल आर जो है एंगल आर उसे भी 120 डिग्री का होना चाहिए। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है कि एंगल आर भी 120 डिग्री का होगा। क्यों 120 डिग्री का होगा? क्योंकि इसके वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है वो भी हमारे पास 120 डिग्री का है। इसे यहाँ पर भी हम अपडेट कर देते हैं, 120 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एस और आर तो फाइंड हो चुके हैं, अब हमने पी एंड क्यू फाइंड करने हैं। तो पी एंड क्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी। तो पी को फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी लाइन के एक साइड पर जो दो एंगल्स बन रही होंगी वो होंगी 120 डिग्री के। तो यहाँ पर ये लाइन हम कंसिडर कर लेते हैं। इस लाइन के नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि पी और आर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स होना चाहिए। यानी अगर हम एंगल पी को प्लस कर दें एंगल आर के साथ,
तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, अभी अभी मैंने आपको समझाया है डिटेल के साथ। तो इसमें एंगल पी की वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो इसलिए एंगल पी को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। एंगल आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि हमारे पास है 120 डिग्री, तो एंगल आर की जगह पर हम 120 डिग्री को लिख देंगे इज़ इक्वल टू 180 को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने फाइंड करना है एंगल पी को, तो एंगल पी को हमने यहीं पर लिखने दिया इज़ इक्वल टू 180 डिग्री को भी हमने यहीं पर लिखने दिया। एंड 120 इस एंगल पी के साथ प्लस हो रहा था, तो इसे हम इज़ इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था, इक्वल टू के दूसरे साइड पर गया तो ये माइनस हो गया। 120 डिग्री हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब 180 में से 120 को माइनस करना है, तो एंगल पी हम फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू 180 में से 120 गए तो हमारे पास आंसर आ गया 60 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास कितनी है 60 डिग्री है। इसे हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, यानी एंगल पी जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमने फाइंड कर दिया है। अब अगर हमारे पास एंगल पी आ गया है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हम देखेंगे। एंगल पी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल क्यू। ये क्यू एंगल हमें दिया गया है, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल पी एंड एंगल क्यू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी पी और क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो हमने क्या करना है, हमें पता है कि एंगल पी जो है 60 डिग्री का है, तो हम एंगल क्यू को भी 60 डिग्री का ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारे पास ये एंगल भी फाइंड हो चुका है, इसे हम यहाँ पर भी अपडेट कर सकते हैं 60 डिग्री। यानी हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। सबसे पहले हमने एंगल आर को फाइंड किया था, एंगल आर ये आ गया हमारे पास, एंड इसके बाद हमने एंगल पी और एंगल क्यू को फाइंड कर दिया, और एंगल एस हमें पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया गया था। तो यही इसके आंसर्स हैं। इसी एक्सरसाइज का हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, और थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल द फॉलोइंग। यानी हमें कहा जा रहा है कि आपको नीचे एक डायग्राम दिया गया है, इसको आपने सबसे पहले देखना है, ऑब्जर्व करना है इसे, और फिर इसमें बताना है कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, और एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। ये आपने इसमें से हमें बताना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, पेयर ऑफ अल्टरनेट और एक्सटीरियर एंगल्स होते क्या हैं, और एंगल्स की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले एंगल्स की टाइप्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स बनाने के लिए हमें यहाँ एक डायग्राम भी बनाना होगा। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना देते हैं। ये दो लाइनें गुजर रही हैं, दोनों पैरेलल लाइनें हैं, और इनको एक लाइन क्रॉस करती हुई यूं गुजर गई। तो अब इस लाइन को ये जो क्रॉस करती हुई जा रही है, इसे मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि इस लाइन को हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, ये जब क्रॉस कर जाती है तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं जिन्हें हम ट्रांसवर्सल एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर इसे हमने नाम दे दिया एंगल ए का। यहाँ पर इसके साथ ये भी एंगल बन रहा है, तो इसे हमने एंगल बी का नाम दे दिया। इसी तरह ये भी एंगल है, तो इसे सी का नाम दे दिया, और यहाँ पर ये भी एंगल बन रहा है, तो इसे हमने एंगल डी का नाम दे दिया। चार एंगल्स यहाँ पर बन गए और चार एंगल्स ही यहाँ पर बन रहे हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल ई बन गया है यहाँ पर, इसी तरह एंगल एफ बन गया, एंड एंगल जी यहाँ पर हमारे पास आ गया है, एंड लास्ट में ये हमारे पास हो गया है एंगल एच। तो चार ऊपर और चार नीचे, ये हमारे पास एंगल्स बन गए हैं। अब इन एंगल्स के नाम क्या हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर से, यानी इंटीरियर एंगल से। तो इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो अंदर वाली साइड पर बनते हैं। किस चीज़ के अंदर, ये दो लाइनें जो हैं, इसके अंदर जितने भी एंगल्स हमारे पास होंगे उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं। इन दोनों लाइनों के दरमियान हमें पता है कि सी डी ई एफ ये चार एंगल्स हमारे पास हैं, तो इन चारों एंगल्स को हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। इसे हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, यानी एंगल सी और एंगल डी, इसी तरह एंगल ई एंड एंगल एफ, ये जितने भी एंगल्स हैं ये हमारे पास कौन से एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। इसी तरह आते हैं सेकंड टाइप की तरफ। तो एंगल्स की जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट होगा, यानी जो इन दोनों लाइनों के बाहर वाली साइड पर
होंगे उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों लाइनें हमें दी गई हैं, इसके अंदर जितनी भी थी वो हमने इंटीरियर लिख ली। अब इसके बाहर यानी इसके बाहर ये आ रही है ए बी और इसके बाहर जो एंगल आ रहे हैं वो है जी एच। तो ये 4 एंगल जो होंगे इसे हम एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं। इसे हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यानी एंगल ए और एंगल बी। यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल ए एंड एंगल बी। ये जो सिंबल है ये इसी तरह का ये एंगल का सिंबल होता है, तो इसलिए एंगल जब भी आप लिखेंगे तो आप इसके साथ ये लाजमी लिखना है आपने। एंड नीचे हमारे पास आ गया एक्सटीरियर में जी एंड एच, तो एंगल जी एंड एंगल एच ये हमारे पास आ गए हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। एंगल्स की जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो एक जैसे हों, सेम टू सेम हों बिल्कुल, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक जैसे दो होते हैं, यानी अगर ये है तो ये भी एक जैसे है, दो हैं तो इन दोनों को हम पेयर कह सकते हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। अब कैसे हमने फाइंड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो लाइनें हैं। इस लाइन के ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पर एक एंगल बन रहा है जिसका नाम हमने रखा है एंगल ए। इसी तरह नीचे वाली लाइन के भी लेफ़्ट कॉर्नर पर एक एंगल बन रहा है जिसे हमने एंगल ई का नाम दे दिया है। साइज़ में भी बिल्कुल एक जैसे हैं, शेप भी एक जैसे हैं, लोकेशन भी एक ही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ए और ई ये दोनों हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल ए एंड एंगल ई ये जो हैं ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम लेंगे एंगल सी और एंगल जी को। आप देख सकते हैं कि सेम लोकेशन है, ये भी लाइन के नीचे लेफ़्ट साइड पर बन रही है, ये भी लाइन के नीचे लेफ़्ट साइड पर, दोनों सेम लोकेशन पर है, सेम साइज़ है यानी सेम डिग्री पर बन रही है। तो सी एंड जी जो है ये भी हमारे पास क्या होंगी, एंगल सी एंड एंगल जी ये भी हमारे पास पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। इसी तरह बी एंड एफ हो जाएगा, तो यहाँ पर एंगल बी एंड एंगल एफ ये हमारे पास क्या हो गए, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और इसी तरह लास्ट में डी एंड एच, तो यहाँ पर एंगल डी एंड एंगल एच जो है ये हमारे पास हो जाएंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसके हमारे पास 4 पेयर्स बन गए हैं, तो चारों पेयर्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी बात हो रही है इंटीरियर एंगल्स की, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जो मुखालिफ साइड पर हो यानी जो अपोजिट साइड पर हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन गुजर रही है। अब लाइन के इंटीरियर एंगल्स की हमने बात करनी है, यानी उन एंगल्स की जो इन दोनों लाइनों के दरमियान है। तो इन दोनों लाइनों के दरमियान है सी डी और ई एफ, ये 4 एंगल्स इन दोनों लाइनों के दरमियान हैं यानी इंटीरियर एंगल हैं। अब हमने अल्टरनेट को समझना है, इंटीरियर को तो हमने समझ लिया, अब अल्टरनेट को समझना है। अल्टरनेट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एंगल सी दिया है लाइन के लेफ़्ट साइड पर, तो लाइन के राइट साइड पर जो एंगल दिया गया होगा वो उसका अल्टरनेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इसकी जो डिग्री है और इसकी जो डिग्री है वो बिल्कुल सेम है, यानी इसे अगर आप बाहर निकाल कर कुछ यूँ ड्रा करना चाहें तो ये कुछ इस जेड शेप का बन जाएगा। ये जेड शेप का बन गया। यहाँ पर ये हमारे पास है एंगल सी और यहाँ पर ये हमारे पास है एंगल एफ़। तो ऊपर एंगल सी था और उसके अपोजिट साइड पर यहाँ पर नीचे एंगल एफ़ है, दोनों बिल्कुल सेम है, इक्वल डिग्री के एंगल्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये अंदर वाली साइड पर हैं, दोनों लाइनों के बीच में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब इनके हमने पेयर्स बनाने हैं, इनके भी पेयर्स बनेंगे, सी एंड एफ़ और डी एंड ई ये इनके पेयर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल सी एंड एंगल एफ़ ये एक पेयर बन गया। और दूसरा पेयर जो बनेगा वो होगा एंगल डी एंड एंगल ई का। तो यहाँ पर एंगल डी एंड एंगल ई का पेयर बन गया। यहाँ पर भी अगर डी एंड ई को आप बाहर निकाल कर देखें तो ये वाली लाइन यूँ गई हुई है, दोबारा से ये लाइन आई हुई है एंड इसके बाद ये लाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है यानी एंगल डी जो है और एंगल ई इनका आप साइज़ देख सकते हैं बिल्कुल सेम साइज़ है, लेकिन दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं, तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ टाइप की तरफ।
तो यहाँ पर हमारे पास है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब बात होगी एक्सटीरियर एंगल्स की, यानी जो लाइन के बाहर वाली साइड पर हैं, अंदर वाली साइड पर नहीं। तो बाहर वाली साइड पर ए बी एंड जी एच ये हमारे पास एंगल्स हैं। अल्टरनेट को आपने समझ लिया है। अल्टरनेट ये होता है कि उसके अपोजिट साइड पर, यानी अगर ए है तो ए का अपोजिट साइड लेफ़्ट साइड आएगा, और ए टॉप पर है तो इसका अपोजिट नीचे बॉटम आएगा। यानी ऊपर जो एंगल था उसके मुकाबले में हम लेंगे नीचे वाला एंगल, लेफ़्ट साइड का एंगल जो था उसके मुकाबले में हम लेंगे राइट साइड वाला एंगल। तो ए जो है ये टॉप पर है और लेफ़्ट पर है, तो इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वो बनेगा एच, जो कि राइट पर है और बॉटम पर है यानी नीचे है। तो ए का अल्टरनेट जो बनेगा वो हमारे पास एच बनेगा। यहाँ पर हम इसका पेयर बना देते हैं कि एंगल ए एंड एंगल एच, ये दोनों इसके पेयर बन गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के। इसी तरह एंगल बी एंड एंगल जी का भी पेयर बनेगा, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एंगल बी एंड एंगल जी, ये इसके पेयर्स हमने बना दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी यही सेम लिखा गया है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये बहुत इजी हो जाता है इसके साथ, यानी ये हमारे पास ये जो लाइन थी ये थी ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके एक साइड पर, अंदर वाली साइड पर जितने भी एंगल्स होंगे वो उनका हम पेयर बना लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यह ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पर हमारे पास है सी एंड ई, तो इनका हम एक पेयर बना देंगे। और दूसरी साइड पर हमारे पास हैं डी एंड एफ, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इसलिए हम सेम साइड ले रहे हैं। यानी अगर हमने पेयर बनाना है तो दो लेफ़्ट साइड वालों का और दो राइट साइड वालों का पेयर बना देंगे, तो यही हमारे पास एंगल्स बन के पेयर्स बन जाएंगे। यानी एंगल सी एंड ई का हमने एक बना दिया है पेयर, यहाँ पर हमने लिख दिया सी एंड ई, एंड दूसरा पेयर हमारे पास बन जाएगा डी और एफ का, तो एंगल डी एंड एंगल एफ का हमने एक पेयर बना दिया है। तो ये था ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर। तो ये थी एंगल्स के कुछ टाइप्स, ये आपने समझ ली हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने बात की थी कि कोई भी ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती हुई गुजर जाए तो इसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दो ट्रांसवर्सल दिए गए हैं, एक का नाम उन्होंने दे दिया है T1 का यानी ट्रांसवर्सल 1, और दूसरे का है T2 यानी ट्रांसवर्सल 2। तो इन दोनों के अब हमने बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने बताने हैं। अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लिया है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी लोकेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं यहाँ पर एफ और डी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह जी एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एच एंड बी, ई एंड सी, यानी वो एंगल्स जो इस लाइन पर भी सेम लोकेशन पर बन रहे हैं और इस लाइन पर भी सेम लोकेशन पर बन रहे हैं, तो इन्हें हम पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम इनके पेयर्स बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एफ़ एंड डी, तो इसके हम पेयर बना देंगे एंगल एफ़ एंड एंगल डी। ये आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर लेफ़्ट साइड पर है, ये भी इस लाइन के ऊपर लेफ़्ट साइड पर है, यानी दोनों के लोकेशन सेम है, लेकिन जस्ट लाइन का फ़र्क है। यानी ये इस लाइन के ऊपर है और ये इस लाइन के ऊपर है, बाकी लोकेशन एंड साइज इसका बिल्कुल सेम है, तो इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। तो एंगल एफ एंड डी का हमने पेयर्स बना दिया। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे एंगल जी एंड ए का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल जी एंड एंगल ए, ये पेयर बन गया। अब नेक्स्ट हम नीचे वाली साइड पर आएंगे तो एच और बी का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल एच एंड एंगल बी, इसका पेयर बन गया। अब नीचे वाली साइड पर ही यहाँ पर राइट साइड रह गई है, तो एंगल ई एंड एंगल सी, इनका भी पेयर बन जाएगा। तो एंगल ई एंड एंगल सी का भी पेयर हमने बना दिया। अब इस साइड वाले सारे पेयर्स कंप्लीट हो गए। अब हम इस लाइन की तरफ, यानी ये थे T1 के पेयर्स, अब हम जाएंगे T2 के पेयर्स के, यानी T2 पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बन रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो आई से स्टार्ट करेंगे, आई एंड एम का पेयर बनेगा। तो हमने लिखा एंगल आई एंड एंगल एम, इन दोनों का पेयर बन गया। जे एंड एन का बनेगा, तो यहाँ पर एंगल जे एंड एंगल एन का पेयर बन गया। इसी तरह के एंड ओ का बनेगा, तो एंगल के एंड एंगल ओ का पेयर बन गया। इसी तरह एल एंड पी का लास्ट में बन जाएगा, तो एंगल एल एंड एंगल
P, इन दोनों का पेयर बन गया। तो 4 पेयर्स जो थे वो हमारे पास T1 यानी ट्रांसवर्सल 1 के थे और 4 ही पेयर ट्रांसवर्सल 2 यानी T2 के थे। सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, यानी अल्टरनेट एंगल्स का आपने पेयर बनाना है। लेकिन अभी अभी हमने जो एंगल्स की टाइप्स पढ़ी हैं उसमें हमारे पास अल्टरनेट की भी 2 टाइप्स होती हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके नहीं बताया कि हमने इंटीरियर का बताना है या एक्सटीरियर का, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों बनाएं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम उनके पेयर्स बना रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे क्वेश्चन में एक्सटीरियर का पूछ लिया जाए तो इसलिए आपको वो भी पता होना चाहिए। तो पहले हम इंटीरियर बनाएंगे, उसके बाद हम उसके एक्सटीरियर के भी पेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इंटीरियर के बनाते हैं। इंटीरियर वो एंगल्स होते हैं जो 2 लाइनों के दरमियान बन रहे हों। तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों लाइनों के दरमियान ये जितने भी एंगल बन रहे हैं इन्हें हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट साइड पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एच है तो एच का अपोजिट जो है वो ए बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम T1 यानी ट्रांसवर्सल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांसवर्सल 1 पर जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं इंटीरियर, वो हमारे पास कौन से हैं? एच एंड ए, यानी इन दोनों का पेयर बन जाएगा एंगल एच एंड एंगल ए का पेयर बन गया। इसी तरह एंगल ई एंड एंगल डी का बन जाएगा। तो यहाँ पर एंगल डी एंड एंगल ई का पेयर बन गया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल 1 जो था उसका हमने लिख दिया है। अब ट्रांसवर्सल 2 की तरफ यानी इस लाइन की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास है T2 यानी ट्रांसवर्सल 2। इस पे आप देख सकते हैं कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो है K एंड N। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल K एंड एंगल N, और इसी तरह L और M बन रहे हैं तो एंगल L एंड एंगल M, ये हमारे पास बन गए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की तरफ। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होंगे, सबसे पहले एक्सटीरियर की बात करते हैं तो इन दोनों लाइनों के बाहर वाली साइड पर, यानी इधर बाहर और इधर बाहर वाली साइड पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो होंगे एक्सटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट का मतलब ये है कि उसके अपोजिट साइड पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफ़ बन रहा है, एफ़ इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ़्ट साइड पर है और टॉप पर है। तो इसके लिए अपोजिट जो एंगल हम लेंगे वो हम इसी लाइन के राइट साइड पर और नीचे वाली साइड पर जो एंगल होगा वो लेंगे। तो यहाँ पर एफ़ का जो पेयर बनेगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का वो होगा एफ़ एंड सी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और ये ट्रांसवर्सल 1 के लाइन पर बन रही है तो यहाँ पर हम T1 लिख लेंगे, यानी ट्रांसवर्सल 1 पर जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो एफ़ एंड सी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल एफ़ एंड एंगल सी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एंगल जी एंड एंगल बी, ये भी अपोजिट साइड पर हैं तो हमने लिख दिया है एंगल जी एंड एंगल बी। ये अब ट्रांसवर्सल 1 यानी T1 का हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आ गए हैं। अब बढ़ते हैं T2 की तरफ यानी ट्रांसवर्सल 2 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर जो है उसमें आई एंड पी का एंगल बनेगा। ये दोनों अपोजिट साइड पर हैं तो आई और पी को हमने ले लिया, एंगल आई एंड एंगल पी। और इसी तरह जे एंड ओ का बनेगा तो एंगल जे एंड एंगल ओ। ये हमारे पास आ गए हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो बताया तो हमें पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स का था तो हमने दोनों लिख दिए हैं। पेपर्स में एग्जाम्स में कोई भी आ सकता है तो आपको दोनों पता होने चाहिए। अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं इस फिगर के। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल तो बहुत ही ईजी है, यानी ये दो लाइनें जो पैरेलल लाइनें हमें दी गई हैं इनके बाहर वाली साइड पर जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इनमें से कौन से हमारे पास एफ जी आई जे बी सी ओ पी, ये सारे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो इन्हें हम यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लेते हैं। एंगल एफ, एंगल जी, यानी एफ़ और जी हमने ले लिया। एंगल बी एंड सी भी हम लिख देंगे, एंगल बी एंड एंगल सी। ये हमारे पास हो गए T1 यानी ट्रांसवर्सल 1 के एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह अब हम T2 यानी इस वाली लाइन के एक्सटीरियर एंगल्स लिखेंगे। तो T2 के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो है आई जे ओ पी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने एंगल आई, एंगल जे, एंगल ओ एंड एंगल पी। ये हमारे पास सारे थे एक्सटीरियर एंगल्स। ये 4 हमारे पास थे ट्रांसवर्सल 1 के और ये 4 थे हमारे पास ट्रांसवर्सल 2 के। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए गए है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स
फॉर द फॉलोइंग डायग्राम्स, यानी हमें नीचे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं और उनमें से कुछ अननोन एंगल्स हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि आपने इन अननोन एंगल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये एक डायग्राम दिया गया है और इसमें हमने फाइंड करना है कि ये जो एक्स हमें दिया गया है इसकी वैल्यू कितनी है, यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी है। तो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक एंगल दिया गया है जिसका नाम है वाई। नाम तो नहीं दिया गया लेकिन हम यहाँ पर उसे नाम दे देते हैं कि वाई जो हमें दिया गया है वो है 100 डिग्री। एंड हमने एक्स फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एक्स और वाई डिग्री जो जो हमें दिया गया है ये दोनों एक ही लाइन पर हैं, यानी T1 ट्रांसवर्सल 1 के लाइन पर हैं। और हमें ये भी पता है कि एक ही लाइन पर जो दो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को यानी x प्लस 100 इन दोनों एंगल्स को x प्लस वाई को हम इक्वल रख देंगे 180 डिग्री के। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो एंगल्स जो एक ही लाइन पर बन रहे हों तो वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि वो दोनों 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी एंगल को, ये जो एंगल है इसका करस्पॉन्डिंग जो दूसरा एंगल है वो ये एंगल है। तो ये दोनों यानी x और 100 जो है ये सप्लीमेंट्री है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल x, ये जो एंगल x हमें दिया गया है एंड एंगल y और एंगल y जो है और सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सो हमने क्या करना है कि हम एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। यानी एंगल x और एंगल y को हमने 180 डिग्री कर दिया। इसी का मतलब होता है कि ये सप्लीमेंट्री है। अब एंगल x की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो एंगल x को हमने सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस एंगल y की वैल्यू हमें दी गई है जो कि हमारे पास है 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर 100 डिग्री जो है x के साथ प्लस हो रहा है तो हमने इसको दूसरे साइड पर शिफ्ट करना है। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर 100 इसके साथ प्लस हो रहा था तो इसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन था तो दूसरे साइड शिफ्ट होने से इसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया है। 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास है जस्ट 80 डिग्री। तो यहाँ पर आप इसे मेंशन भी कर सकते हैं कि 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री एंगल x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें एक डायग्राम दिया गया है और ये x की जो एंगल हमें दिया गया है इसे हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम जो एक डिग्री दी गई है इसके हम एक्सपोज कर देते हैं कि ये y है। तो एंगल y हमें दिया गया है जो कि है 100 डिग्री। अब इसी तरह एंगल x को हमने फाइंड करना है। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें तो ये वाला एंगल जो है, यानी ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी अगर हम इस एंगल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो इसकी सिर्फ जगह चेंज हो जाएगी, बाकी इसका साइज़ सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों एक जैसी पैरेलल लाइंस पर बनी हुई है। तो इसलिए ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो इसे अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो कोई हर्ज नहीं है। और जैसे ही हम इसे इस लाइन पर कंसीडर करेंगे तो हमें पता है कि एक लाइन पर जो दो एंगल्स होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री होती हैं। तो हम यहाँ पर वही चीज़ स्टेटमेंट लिख देंगे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल x एंड एंगल y आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सो हमने क्या करना है कि हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी एंगल x प्लस एंगल y ये दोनों कर देंगे। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ये दोनों इक्वल एंगल जो हैं जब इन्हें हम प्लस करते हैं तो ये 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। तो वही चीज़ हमने लिख दी है। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। एंगल x की वैल्यू हमें नहीं दी गई, प्लस एंगल y की वैल्यू हमें दी गई है। सॉरी, यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये हमारे पास है 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री था। तो एंगल y की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब फाइंड करना है हमने एंगल x, तो बाकी वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट कर देना है। तो एंगल x को हमने सेम एज इट इज़ लिखा, 180 को भी हमने सेम एज इट इज़ लिखा। 60 यहाँ पर एंगल x के साथ प्लस हो रहा था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर ये एंगल 60 माइनस हो जाएगा। 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120 डिग्री।
तो यही एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास थी जो कि फाइंड हो चुकी है। एंगल एक्स हमारे पास आ गया है 120 डिग्री। अब यहाँ पर ऐसे भी आप अपडेट कर सकते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें इसी तरह का एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमें एंगल 3x नहीं दिया गया, ये हमने फाइंड करना है। एंड दूसरा एंगल हमें दिया गया है जो कि हमारे पास है 111 डिग्री का। तो चलिए फाइंड करते हैं 3x को। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें जो एंगल दिया गया है इसे हमने नाम दे दिया है वही y का, यानी एंगल y जो कि हमारे पास है 111 डिग्री। एंड एंगल 3x जो है ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, बिल्कुल सेम, यानी ये 3x जो है ये और ये जो नया एंगल मैंने ड्रॉ किया है ये दोनों एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ से अगर हम 3x को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो ये इसकी सिर्फ जगह चेंज हो जाएगी, बाकी साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो अब 3x को अगर आप यहाँ पर कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन पर आ सकते हैं और एक लाइन पर जो दो एंगल्स होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री होती हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल y यानी ये वाला जो एंगल है जिसे हमने एंगल y कंसीडर किया है एंड एंगल 3x और ये वाला एंगल और सप्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। सो यानी सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि एंगल y और एंगल 3x को अगर हम आपस में प्लस कर दें तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए 180 डिग्री के। अब हम इन दोनों की जगह पर अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यानी एंगल y की वैल्यू हमें दी गई है जो कि हमारे पास है 111 डिग्री, प्लस एंगल 3x की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो एंगल 3x को हमने सेम एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री को भी हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। हमने फाइंड करना है एंगल 3x। तो एंगल 3x फाइंड करने के लिए हम 111 को भी दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया एंगल 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये अब दूसरे साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा 111 डिग्री। 180 में से 111 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 69 डिग्री। ये हमारे पास आ गया है एंगल 3x। अब ये तो हमारे पास आ गया है एंगल 3x पूरा, लेकिन अगर आपने सिर्फ इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी हो क्योंकि 3 तो यह हम हमें पहले से दे दिया गया है, तो आपने जस्ट क्या करना है कि x को यहीं पर रहने देना है, एंगल को भी यहीं पर रहने देना है एंड 3 यहाँ पर इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये 69 डिग्री के नीचे माइनस हो डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी 3 2 ज़ा 6 हो गया एंड 3 3 ज़ा 9, तो 23 जो है ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। और एंगल जो हमने फाइंड किया था वो ये है हमारे पास एंगल 3x जो कि हमारे पास है 69 डिग्री। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इस x की जगह पर आप ये 23 लिख दें, 23 हमने लिख दिया तो ये हमारे पास आ गया 23 3 ज़ा ये हो जाएगा 69 डिग्री। तो ये जो एंगल हमारे पास आया है ये 69 डिग्री का है। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है और इसमें भी हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि 6x को भी हमने फाइंड करना है और 2x को भी हमने फाइंड करना है। असल में हमने x की वैल्यू की ही फाइंड करना है। x की वैल्यू को अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास इस एंगल की भी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी और इस एंगल की भी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिख लेते हैं कि एंगल 6x जो है वो भी हमने फाइंड करना है एंड एंगल 2x जो है ये इसको भी हमने फाइंड करना है। अब हमने कैसे फाइंड करना है इसे, यहाँ पर अगर इस पर आप थोड़ा सा गौर करें, 2x को यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। यानी ये दोनों और ये वाला एंगल, ये जो मैंने अभी नया ड्रॉ किया है, और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर हम 2x को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो इसका कोई हर्ज नहीं आता इसमें, क्योंकि ये दोनों एंगल्स सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। या फिर 6x को भी नीचे से यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर 2x को ऊपर नहीं शिफ्ट करना तो 6x को नीचे ले आएँ, क्योंकि 6x और ये वाला एंगल जो है ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम एक तरीके से कर लेते हैं, 2x को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x यानी यहाँ पर ये 2x आ गया है, तो 2x और 6x एक लाइन पर आ गए हैं, यानी T1 ट्रांसवर्सर 1 के लाइन पर आ गए हैं।
तो अब ये दोनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इतना तो हमें पता चल गया, क्योंकि एक एंगल पर जो एक लाइन पर जो दो एंगल्स होते हैं वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि एक एंगल 6x एंड एंगल 2x, यानी ये दोनों एंगल जो हैं ये क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। सो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर हम एंगल 6x को और एंगल 2x को आपस में प्लस कर दें तो ये इक्वल होने चाहिए 180 डिग्री के। ये हमने वही स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। 6x और यहाँ पर है 2x, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 8x, यानी यहाँ पर 2x थे और यहाँ पर 6x थे। तो 6x में हमने 2x को मिलाए तो कितने हो गए, 8x हो गए, इज इक्वल टू 180 डिग्री को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर से हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 8 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट करके 180 के नीचे हम इसे डिवाइड कर देंगे। 180 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22.5। 22.5 ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। तो अब हमारे पास x की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो अब हमने दोनों एंगल्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हमने इस एंगल को फाइंड करना है 6x वाली को, तो हम क्या करेंगे, 6x की जगह पर हम x की जगह पर हम पुट कर देंगे 22.5। तो हम 6x की जगह पर हम 22.5 को पुट कर देंगे। 22.5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 135 डिग्री। तो 6x जो है वो कितना है हमारे पास, 135 डिग्री। इसे यहाँ पर आप अपडेट कर दें, 135 डिग्री हो गया। इसी तरह अगर हमने फाइंड करना हो 2x को, तो 2x को भी यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। 2x को हमने फाइंड करना है, 2x को हमने फाइंड करना है तो 2x में उसकी x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 22.5। 22.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45। तो ये हमारे पास 2x की वैल्यू डिग्री फाइंड हो चुकी है जो कि 45 डिग्री। तो ऐसे भी हम यहाँ पर अपडेट करके 45 डिग्री लिख देंगे। तो ये दोनों डिग्रीज हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, और यही इसके आंसर्स हैं। पार्ट नंबर 5 हमें दिए गए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इस x को फाइंड करना है, और इस x को फाइंड करने के लिए हमें ये दो एंगल्स भी दे दिए गए हैं कि इनके हेल्प से आपने इस x के एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि इन्हें हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल ए डी, इसे हमने नाम दे दिया ए का, और इसे हम नाम दे देंगे बी का। तो हमें एंगल ए दिया गया है जो हमारे पास है 150 डिग्री, एंड एंगल बी दिया गया है जो कि है 110 डिग्री। इसे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ईज़ी तरीके से आपको सॉल्व करूँ। तो मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले हम इन दो छोटी एंगल्स को फाइंड करेंगे, यानी इस एंगल को और इस एंगल को। इसे हम नाम दे देते हैं x का और इसे नाम दे देते हैं y का। सॉरी, x पहले से ही नाम दे दिया गया है तो इसे y का दे दिया और इसे z का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास हो गए। इन दोनों को जब हम फाइंड करेंगे तो उसके बाद हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं z को। तो हमें पता है कि z और b जो है ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर, यानी इस ट्रांसवर्सल 1 के लाइन पर ड्रा हुई हैं, और एक लाइन पर जो दो एंगल्स होती हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल बी एंड एंगल जेड आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम एंगल बी को प्लस कर दें एंगल जेड के साथ, तो ये होना चाहिए 180 डिग्री के। तो दोनों को प्लस करेंगे। एंगल बी की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल बी की जगह पर 110 पुट किया। एंगल जेड को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 180 को भी सेम एज इट इज़ लिखा हमने। अब एंगल जेड को हमने फाइंड करना है, तो इसको सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे। 110 जेड के साथ प्लस हो रहा था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा। 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 70 डिग्री, यानी एंगल जेड हमारे पास फाइंड हो चुका है जो कि हमारे पास है 70 डिग्री। इसके साथ आप यहाँ पर लिख दें कि ये 70 डिग्री आ गया है। अब सेम प्रोसीजर से जैसे हमने इस जेड को फाइंड किया है, सेम इसी प्रोसीजर से हम वाई को फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं।
हमें पता है कि ये एक ही लाइन पर दोनों एंगल ड्रा हुए हैं, यानी एंगल ए जो है और एंगल वाई ये दोनों इस लाइन पर यानी ट्रांसवर्सल 2 के लाइन पर ड्रा हुए हैं। और जो एक लाइन पर दो एंगल्स होती हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि ए एंगल ए को हमने लिख दिया एंड एंगल वाई जो है आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। एंगल ए की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 150 डिग्री, प्लस एंगल वाई की हमने फाइंड करनी है इज़ इक्वल टू 180 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। एंगल वाई को हमने फाइंड करना है तो 150 इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर आकर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होगा तो यहाँ पर प्लस था यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल वाई फाइंड हो जाएगा जो कि हमारे पास है 30 डिग्री। अब हमारे पास एंगल वाई भी यहाँ पर फाइंड हो चुका है जो कि है 30 डिग्री। एंगल Z भी फाइंड हो चुका है, एंगल Y भी फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पर वक्त है कि हम फाइंड करें एंगल X को। तो एंगल X को कैसे फाइंड करना है यहाँ पर हम ड्रा कर देते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है, इसके ऊपर जितने भी ये एंगल्स बनते गए हों, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री का। यानी एक लाइन के ऊपर जो गोल एंगल बनता है, हाफ सर्कल जो बनता है वो होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर भी हाफ सर्कल बन रहा है, लेकिन इसके 3 पोर्शंस हैं। 2 पोर्शंस हमने फाइंड कर लिए हैं, एक पोर्शन जो कि एक्स वाला है वो हमें फाइंड नहीं हुआ, तो इसे हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल, यहाँ पर एक्स लिखा, एंगल वाई प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, यानी ये तीनों एंगल्स जो हैं एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड, दरअसल ये 3 पोर्शन हैं। इन तीनों पोर्शन को अगर हम आपस में प्लस कर दें तो ये किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जो हाफ सेमी सर्कल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अब इन तीनों को प्लस करना है। प्लस करने के लिए हम एंगल एक्स को तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस एंगल वाई और जेड की हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जेड की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री, प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री। तो उसकी जगह पर हमने उसकी वैल्यूज़ लिख दी, इज इक्वल टू 180 डिग्री को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर 70 में से 30 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। एंगल एक्स सेम एज इट इज़ आ गया है। अब हमने फाइंड करना है एंगल एक्स, तो एंगल एक्स को यहीं पर लिखने दिया एंड ये 100 यहाँ पर प्लस हो रहा था इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर 180 में से ये माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से जस्ट हमने 100 को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर दिया है। एंगल एक्स ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एक्स फाइंड हो चुका है जो कि हमारे पास है 80 डिग्री। तो ऐसे आप यहाँ पर मेंशन कर भी सकते हैं कि ये हमारे पास 80 डिग्री आ चुका है। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर दिया है एंगल एक्स को।